हेलो फ्रेंड्स आज का ये जो सेशन होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा जो 2023 में होने वाला है, जिसका एग्ज़ाम डेट जो है वो 24 सितंबर से शुरू हो रहा है। उसी को कवर करते हुए हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी आनंद सर के द्वारा जो जो बुक जारी किया गया है उसी को कवर करते हुए आज हम लोग 9/12/2022 द्वितीय पाली के प्रश्नों को कवर करेंगे। पूरे विस्तार के साथ इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो डेली पाने के लिए। ये वीडियो जो है वो मास्टर वीडियो होने वाला है क्योंकि इसमें 100 प्रश्न है और करीब करीब एक ही वीडियो में हम लोग 100 से और एक्सप्लेनेशन के साथ इसमें हम लोग 500 प्रश्न को कवर कर लेंगे। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ आप सभी लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने वाला प्रत्यय है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन गुरुआइन हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग कवर करेंगे और बहुत जल्द से जल्द हम लोग एडुटेरिया और किरण पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। तो आइए इसको देख लेते हैं। इसका राइट आंसर रहा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गुरु शब्द का स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए आइन प्रत्यय जोड़ा जाता है। यहाँ से गुरु प्लस आइन हो जाता है गुरुआइन हो जाता है। आइन प्रत्यय से बनने वाले शब्द कौन से हैं? तो देखिए दिया गया है ठाकुर प्लस आइन ठकुराइन हो जाएगा, पंडित प्लस आइन पंडिताइन हो जाएगा। ये सभी जो है वो आइन प्रत्यय से बनने वाले शब्द है। अगला देख लीजिए, आनी प्रत्यय से बनने वाले शब्द दिए गए हैं। तो जेठ प्लस आनी जेठानी हो जाएगा और मुगल प्लस आनी मुगलानी हो जाएगा। यहाँ से दिया गया है इनी प्रत्यय से बनने वाले शब्द दिए गए हैं। यक्ष प्लस इनी यक्षिणी हो जाएगा और योग प्लस इनी योगिनी हो जाएगा। इन सभी प्रश्न को जो है वो आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा या फिर इसको ध्यान से वीडियो को देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, अन्य महत्वपूर्ण प्रत्यय से बनने वाले शब्द दिए गए हैं। आ से बनने वाले शब्द दिया गया है छात्र छात्रा, महोदय महोदया। यहाँ से दिया गया है ईका प्रत्यय से गायिका गायक का हो जाएगा गायिका, नायक का हो जाएगा नायिका। यहाँ दिया गया है ई प्रत्यय से तो कुमारी और पुत्र का हो जाएगा पुत्री। ती से हो जाएगा श्रीमती और भाग्यवती हो जाएगा। यहाँ से नी से हो जाएगा मोरनी और से शेर का हो जाएगा शेरनी। ये सभी जो है वो प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, 2 नंबर सवाल दिए गए हैं, आ बैल डैश अपूर्ण लौकिकित का सही अंश है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन आ बैल मुझे मार, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आ बैल मुझे मार, यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। आ बैल मुझे मार अपूर्ण लौकिकित का सही रूप होगा, अतः विकल्प सी सही है, अन्य विकल्प असंगत यानी गलत है। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक लड़की बहुत सुंदर है, वाक्य में लड़की शब्द है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा बी ऑप्शन पद है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यह लड़की बहुत सुंदर है, वाक्य में लड़की शब्द पद है। पद क्या है? तो देख लीजिए, शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है तब उसे पद कहते हैं। लड़की एक सार्थक शब्द है लेकिन इसका प्रयोग वाक्य में पद के रूप में किया गया है, यानी ऑप्शन रहा 3 का बी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला सवाल देख लीजिए, 4 नंबर सवाल। 4 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। दिया गया है इनमें संबोधन कारक का शुद्ध रूप है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन भाइयों और बहनों। यहाँ से दिया गया है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में संबोधन कारक का शुद्ध रूप भाइयों और बहनों है, अन्य विकल्प में संबोधन कारक का गलत प्रयोग हुआ है। यहाँ से संबोधन कारक किसे कहते हैं? तो जब किसी को संबोधित कर बुलाया या पुकारा जाता है तो वहाँ संबोधन कारक होता है। विकल्प बी सी डी गलत है। यहाँ से हो जाएगा भाइयों और बहनों भाइयों और बहनों भाइयों और बहनों, ये सभी जो है वो गलत हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, 5 नंबर सवाल दिए गए, नी उपसर्ग से बने शब्दों का सही समूह है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा सी ऑप्शन निरोध निवारण नियुक्त और निबंध। ये शब्द जो है वो सही शब्द हैं। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दिया गया है नि उपसर्ग से बने शुद्ध शब्द दिए गए हैं निरोध निवारण नियुक्त और निबंध हो जाएगा। अन्य विकल्प जो है वो गलत है। नि उपसर्ग से बनने वाले कुछ शब्द अन्य दिए गए हैं, जैसे में हो जाएगा निडर निहस्ता निकम्मा और निगोड़ा हो जाएगा। अन्य उपसर्ग से बनने वाले शब्द दिए गए हैं। अ उपसर्ग से अभाव अथाह असफल और अटल हो जाएगा।
भर से भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार हो जाएगा। पर से परलोक, परोपकार, पराभर्ष और परहित हो जाएगा। दू से दुबला, दुलारा और दुधारू हो जाएगा। क से कपूत और कचोट हो जाएगा। यहाँ से हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। अब हम लोग यहाँ से और भी प्रत्यय दिए गए हैं और भी उपसर्ग से बनने वाले शब्द दिए गए हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। 6 नंबर सवाल देख लेते हैं। अंशुमाला समास का विग्रह सहित भेद है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा हो जाएगा ए ऑप्शन। अंशु है माला जिसकी सूर्य बहुब्रीही, कमा सूर्य बहुब्रीही, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अंशुमाला का अर्थ सूर्य होता है, इसलिए अंशुमाला का समासिक विग्रह होगा अंशु है माला जिसकी सूर्य बहुब्रीही समास। सूर्य में बहुब्रीही समास होता है। जिस समास का दोनों पद अप्रधान हो तथा जिसका एक विशेष अर्थ निकलता हो उसे बहुब्रीही समास कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। 7 नंबर सवाल दिए गए। धातु प्लस अंश और नौ प्लस इक का सही संधिया है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा धात्रांश, घात्रांश और नाविक, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। 8 नंबर सवाल दिया गया। सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान पुरस्कार मुख्य रूप से साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। साहित्य से संबंधित दिए जाने वाले सम्मान का नाम पहला है साहित्य अकादमी, विभिन्न भारतीय भाषाओं में दिया जाता है। अगला देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है। अगला देख लेते हैं। व्यास सम्मान जो है वो भी साहित्य क्षेत्र में और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी साहित्य क्षेत्र में ही दिया जाता है। साहित्य सरस्वती सम्मान 32वां 2022 शिव शंकरी कृति सूर्यवंशम को मिला है। व्यास सम्मान 32वां 2022 ज्ञान चतुर्वेदी कृति पागल खाना को मिला है। बिहारी पुरस्कार 32वां 2022 जो है डॉक्टर माधव हाड़ा कृति पचरंग चोल पहर रक्त सखी री को मिला है। यहाँ से ज्ञानपीठ पुरस्कार 57वां 2022 कोंकणी उपन्यास दामोदर मौजो को मिला है। यहाँ से देख लेते हैं 9 नंबर सवाल। वन ऑफ दिस इज नॉट सिंगुलर आइडेंटिफाई इट। तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन डाटा हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ से दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ कार्तिक एंड उर्मिला द डॉट डॉट इज अ मोर वर्जिटल सिंगर। तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन लेटर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग अगला प्रश्न को कवर कर लेते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इफ आई विन अ लॉटरी आई विल बाई अ कार, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। इट डॉट डॉट सो हार्ड डैट सीम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इट वाज रनिंग सो हार्ड। अगला प्रश्न देख लीजिए। 13 नंबर सवाल दिया गया है। यहाँ से देख लीजिए विच ऑफ दिस इज हिमालयन जेंडर ऑफ ब्लड। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ब्लॉन्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन मोहन इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। समथिंग इज रॉन्ग विथ वन ऑफ दिस सिंगुलर प्लूरल सीट्स आइडेंटिफाई इट। तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ से हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राष्ट्रपति के पास है। यहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के पास है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 जो है वो राष्ट्रपति को दोषी करार दिए गए व्यक्ति को क्षमा करने की शक्ति प्रदान करता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला देख लीजिए। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ क्षमा पूर्णतः माफ कर देना, इसका मतलब है अपराध कभी हुआ ही नहीं। यहाँ से हम लोग दूसरा देख लेते हैं। प्रविलंबन किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया। विराम विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा कम करना, और सभी है वो आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं अगला सवाल। नोट देख लेते हैं। नोट दिया गया है इंपॉर्टेंट नोट।
संविधान के अनुच्छेद 161 के द्वारा राज्य के राज्यपाल को भी क्षमादान करने की शक्ति प्रदान की गई है। मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को नहीं है। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियाँ। मूल या आरंभिक अधिकारिता अनुच्छेद 131 से संबंधित है। अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय को रीट की अधिकारिता दी गई है। यहाँ से हम लोग अगला देख लेते हैं अपीलीय अधिकारिता। सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक, सिविल तथा आपराधिक सभी तरह के मामलों में अपील और अंतिम न्यायालय है। यहाँ से हम लोग अगला देख लेते हैं सलाहकारी अधिकारिता। अनुच्छेद 143 द्वारा न्यायालय को सलाहकारी अधिकारिता दी गई है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत ही राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करती है। यहाँ से अगला देख लीजिए अभिलेख न्यायालय की शक्तियाँ। अनुच्छेद 129 में प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही एवं फैसले को अभिलेख व साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे। यहाँ से हम लोग अगला देख लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना पर दंड देने की शक्ति होगी। ये सभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये इम्पोर्टेंट है। इस आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 2006 में संशोधित तथा 2019 में संशोधन के तहत किया गया था। यह एक संवैधानिक स्वायत्त निकाय है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। इसके अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र जो पहले हो तक होता है। प्रति वर्ष 10 दिसंबर को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। जो इम्पोर्टेंट लाइन दिए गए हैं उसी को हम लोग कवर करेंगे ताकि एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा और एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी नज़दीक है। किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है? भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। 17 नंबर प्रश्न दिया गया है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1 एवं 3, यानी 1 एवं 3 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। मानसिक रूप से विकृत और अवयस्क हो जाएगा। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं मानसिक रूप से विकृत एवं अवयस्क के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव के आधार स्वरूप सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाया गया। अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं। यहाँ से हम लोग अगला स्टेटमेंट दिया गया है देख लेते हैं। भारत का हर वह व्यक्ति जिसका उम्र कम से कम 18 वर्ष है उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना मतदान करने का अधिकार किया गया है। वर्ष 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर, ये दोनों लाइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 18 वर्ष कर दिया गया था। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला लाइन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 326 के तहत लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। अगला देख लीजिए भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा पहली बार भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसी को हम लोग पढ़ेंगे और उसी को हम लोग कवर करेंगे। 18 नंबर सवाल दिया गया है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा था? तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बेंजारी भुट्टे जो है वो नहीं जुड़े थे। बेंजारी भुट्टो यहाँ से दिया गया, बेंजारी भुट्टो गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में नहीं जुड़ी थी। यहाँ से दिया गया जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो, कर्नल नासिर, सुरकोणु एवं एनुक्रोमाह ये सभी गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़े हुए थे। गुट निरपेक्ष देश का पहला शिखर सम्मेलन 1 सितंबर 1961 में बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में हुआ। इस सम्मेलन में लगभग 25 देशों ने भाग लिया था। गुट निरपेक्ष NAM नॉन एलिजेंट मूवमेंट में वर्तमान में 120 सदस्य देश हैं। अगला देख लीजिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन जिस देश में होता है वही देश इसकी अध्यक्षता करता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला देख लेते हैं, भारतीय गुट निरपेक्ष आंदोलन का 7वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली 1983 ईस्वी की अध्यक्षता में किया गया था। अगला देख लेते हैं, 19वां शिखर सम्मेलन का आयोजन 2024 में युगांडा
में आयोजित होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बना था। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से दिया गया 20 नंबर सवाल। 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, दिया गया संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए होता है। यहाँ से हम लोग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए नहीं बल्कि 2 वर्षों के लिए होता है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी है। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य देश जो है वो कौन कौन से हैं? तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है। 5 अस्थायी सदस्य देशों की सहमति को महान शक्तियों की आम सहमति की वीटो निषेधाधिकार शक्ति के रूप में जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने वीटो का उपयोग सबसे अधिक बार किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में अब हम लोग जान लेते हैं। इसके स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। अगला देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस है। सदस्यों की संख्या जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 है। 193वां सदस्य जो है वो दक्षिणी सूडान है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 6 प्रमुख अंग देख लीजिए, पहला है महासभा, 2 नंबर सुरक्षा परिषद, 3 नंबर आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, 4 नंबर न्याय परिषद, न्यास परिषद, 5 नंबर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और 6 नंबर सचिवालय है। अगला प्रश्न देख लीजिए 21 नंबर सवाल, भारत में चुनाव की छोटी इकाई क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ग्राम पंचायत जो है वो चुनाव की सबसे छोटी इकाई है। भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है। पंचायतों की संरचना अनुच्छेद 243 ग से संबंधित है। यहाँ से हम लोग अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? 22 नंबर प्रश्न दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ए.ओ. ह्यूम थे। कुछ जान लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, एग्जाम में इससे प्रश्न बन जाते हैं। ए.ओ. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है या फिर थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सेवानिवृत्त अंग्रेज आईसीएस अधिकारी ए.ओ. ह्यूम द्वारा 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। इसको भी ध्यान में रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन पुणे में फ्लैग फैल जाने के कारण यह अधिवेशन बम्बई में आयोजित किया गया। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रथम अधिवेशन बम्बई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये पूछ सकता है। अगला देख लीजिए, बम्बई के पहले अधिवेशन में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या 72 थी। सर्वाधिक सदस्य बम्बई प्रांत से 38 सदस्य थे। अगला देख लीजिए, प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी तथा सचिव ए.ओ. ह्यूम ने किया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से दिया गया है, इसको अभी और एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। दिया गया है, बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के सदस्य होते हुए भी कभी भी इसके अध्यक्ष नहीं चुने गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय जो थे वो लॉर्ड डफरिन थे। इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये भी लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देख लीजिए, कोलकाता अधिवेशन, कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इस अधिवेशन में नरमपंथियों ने स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित करवाए। इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। इसको भी ध्यान में रखिएगा।
अगला देख लेते हैं, एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में अडयार मद्रास में होम रूल लीग प्रारंभ किया गया था। होम रूल लीग कब प्रारंभ किया गया था? तो 1916 में। और किसके द्वारा? तो एनी बेसेंट के द्वारा अडयार मद्रास में प्रारंभ किया गया था। अगला सवाल देख लीजिए दिया गया है, बेसेंट को 1917 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट को बनाया गया था। एनी बेसेंट ने दैनिक पत्र न्यू इंडिया तथा साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ के माध्यम से स्वशासन की मांग की थी। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला देख लेते हैं, अगला लाइन दिया गया है, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 ईस्वी में स्वर्ड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इन्होंने महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले को जो है वो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत लगभग है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 65% है। यहाँ से हम लोग एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत लगभग 65% है। 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत 65.4% है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार देश का साक्षरता दर जो है वो 74.04% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता जो है वो 82.14% है। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश 60.04% है। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। अगला देख लेते हैं हम लोग, पूर्ण साक्षर घोषित एकमात्र राज्य जो है वो केरल है। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं अगला पॉइंट, बिहार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत 61.8% वाला राज्य है। बिहार में पुरुष साक्षरता लगभग 71.2% है और बिहार में महिला प्रतिशत जो है वो 51.5% है, यानी महिला जो है वो कम है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, सांप्रदायिकता का अर्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन करना। सांप्रदायिकता का अर्थ धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन करना होता है। सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? तो सांप्रदायिकता संप्रदायवाद का विकसित चरण होता है जिसमें विभिन्न धार्मिक समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों को परस्पर विरोध और शत्रुतापूर्ण समझा जाने लगता है। इससे समाज में धर्म के आधार पर विभाजन होता है जिसे हम लोग सांप्रदायिकता के नाम से जानते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, यहाँ से दिया गया अगला प्रश्न 25 नंबर सवाल दिया गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषता जोड़ी गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, धर्मनिरपेक्षता जोड़ी गई थी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ी गई थी। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किए गए थे। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, न्यायविद N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 26 नंबर प्रश्न दिया गया, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 1971 ईस्वी में बना था। बांग्लादेश सन 1971 ईस्वी में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। 1971 में पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर एक देश बना जो अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। एशिया की 3 नदियाँ, गंगा यानी गंगा को उस नदी बांग्लादेश में पद्मा और ब्रह्मपुत्र को जमुना और मेघना बांग्लादेश से होकर बहती है। अगला सवाल देख लीजिए, यहाँ से दिया गया, बांग्लादेश सार्क का संस्थापक सदस्य है जिसकी स्थापना 7 से 8 सितंबर 1985 में की गई थी। अगला सवाल देख लीजिए, सार्क का मुख्यालय जो है वो काठमांडू में है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। सार्क का पहला शिखर सम्मेलन जो है 1985 ईस्वी में ढाका में हुआ था। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला
है जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला देख लीजिए, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा है। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है कौन कितना? तो पश्चिम बंगाल जो है वो 2217 किलोमीटर सीमा साझा करता है। त्रिपुरा जो है वो 856 किलोमीटर, मेघालय जो है 443 किलोमीटर, मिजोरम जो है 318 किलोमीटर, असम जो है वो 262 किलोमीटर। टोटल जो सीमा साझा करता है भारत बांग्लादेश से वो 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है। यहाँ से हम लोग अगला पॉइंट देख लेते हैं। बांग्लादेश के वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला देख लेते हैं, यहाँ से हम लोग अगला पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय रेल मंत्रालय ने हाल ही में बांग्लादेश को 20 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव सौंपा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 27 नंबर सवाल दिया गया है, नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं। तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, महापौर जो है वो नगर निगम का अध्यक्ष होता है। महापौर नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है। भारत में सर्वप्रथम मद्रास 1687 मद्रास शहर के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा नगर निगम नामक स्थानीय संस्था की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा इस संशोधन के माध्यम से संविधान में भाग 9 क जोड़ा गया था। अगला देख लीजिए, पॉइंट दिया गया है, 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ। यहाँ से हम लोग देख लीजिए दिया गया है 12वीं अनुसूची और 18 विषय दिए गए हैं, ये सभी जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 28 नंबर सवाल दिया गया है, संविधान में कितने वर्ष तक बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। संविधान में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने मोहिनी जैन के मामले में शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत एक मूल अधिकार घोषित किया था। अगला देख लीजिए, संसद ने 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 क के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया। अनुच्छेद 21 क के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध कराएगा। यहाँ से हम लोग अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, वास्को डी गामा यात्री था। तो वास्को डी गामा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पुर्तगाली यात्री था। यहाँ से हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वास्को डी गामा पुर्तगाल का यात्री था। पुर्तगाल के प्रिंस हेनरी नेविगेटर के दिमाग में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग खोजने का विचार था। बार्थोलोमेव डियाज प्रथम यूरोपियन था जो अटलांटिक में से हिंद महासागर के उत्तरमास अंतरीप दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु पर पहुंचा था। सर्वप्रथम मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा नामक पुर्तगाल नाविक उत्तरमासा अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप का चक्कर काटते हुए गुजरात व्यापारी अब्दुल मजीद की सहायता से कालीकट बंदरगाह पहुंचा था, जहां कालीकट के शासक जमोरिन विक्रमा द्वारा उसका स्वागत किया गया था। यहाँ से हम लोग आगे के प्रश्न को कवर कर लेते हैं। अगला सवाल दिया गया है, यहाँ से देख लेते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल का अर्थ क्या है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए, प्राग ऐतिहासिक काल का जो अर्थ होता है वो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा न हो, उसे हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। अगला सवाल देख लीजिए 31 नंबर। यहाँ से हम लोग 31 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। 31 नंबर सवाल दिया गया है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टाम्प्स एक्ट किस वर्ष में पारित किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टाम्प एक्ट को 1765 ईस्वी में पारित किया था।
अगला सवाल देख लीजिए 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर सवाल दिया गया है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1919 में पारित किया गया था। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। रॉलेट एक्ट वर्ष 1919 में पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट जिसे द एनार्कियल ऑफ एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919 भी कहा जाता है। इसे 19 मार्च 1919 को पारित या लागू किया गया था। रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का दमन करना था। अगला देख लीजिए पॉइंट दिया गया है, इस अधिनियम में यह प्रावधान था कि मजिस्ट्रेट केवल संदेह के आधार पर ही किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकता है। अगला देख लीजिए दिया गया है, जनरल डायर ने सभा स्थल पर पहुंचकर निहस्ती जनता पर गोली चलाने का उद्देश्य दिया। गांधी जी ने 18 अप्रैल को आंदोलन की वापसी की घोषणा की। इस नरसंहार में विरोध रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से हम लोग 33 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। 33 नंबर सवाल दिया गया है, राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया? तो राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सती प्रथा को। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए संघर्ष किया था। यहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, 4 दिसंबर 1829 को लॉर्ड विलियम बेटिंग की अगुवाई तथा राजा राम मोहन राय के लंबे समय के प्रयास से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यहाँ से अगला देख लीजिए, 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। इसको भी ध्यान में रखिएगा। भारत तथा हिंदुओं में पर्दा प्रथा इस्लाम की देन है। यह प्रथा मुगल शासकों के दौरान अपनी जड़ें काफ़ी मजबूत की। वैसे इस प्रथा की शुरुआत भारत में 12वीं सदी से मानी जाती है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा हिंदुओं में बहु विवाह को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। यहाँ से हम लोग अगला देख लेते हैं, संविधान का अनुच्छेद 17 समता के अधिकार को एक विशेष क्षेत्र में लागू करता है और अस्पृश्यता के अंत की घोषणा करता है। सिविल अधिकारी संरक्षण अधिनियम 1955 द्वारा अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया। अगला सवाल देख लीजिए, 34 नंबर सवाल दिया गया, भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? यहाँ से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा डी ऑप्शन नीनो डी कुन्हा ने भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी कोचीन से हटाकर गोवा को बनाया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। यहाँ से हम लोग अगला सवाल देख लीजिए, 35 नंबर सवाल दिया गया है, अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया? तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1882 ईस्वी में। अंग्रेजी सरकार के द्वारा 1882 ईस्वी में सूती वस्त्र पर आयात कर हटा लिया गया था। अंग्रेजी सरकार द्वारा 1720 ईस्वी तक छापेदार या रंगे सूती वस्त्रों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने का कानून बन चुके थे। भारत में प्रथम आधुनिक सूती कपड़ा मिल 1818 ईस्वी में कोलकाता के पास फोर्ट ग्लेस्टर में लगाई गई थी, लेकिन वह असफल रही। इसके बाद 1854 में एक सफल प्रयास के रूप में कावासजी नाना भाई डाबर द्वारा मुंबई में सूती मिल लगाया गया था। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देख लीजिए, मध्यकालीन इतिहास डैश से डैश तक कहा जाता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 8वीं सदी से 16वीं शताब्दी तक कहा जाता है। अगला सवाल देख लीजिए, यहाँ से दिया गया, गुलाम वंश का संस्थापक जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसको भी ध्यान में रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में ढाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। इन दोनों पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अगला देख लेते हैं, इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चिहालगानी संगठन की स्थापना की थी। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था को लागू किया। इसको भी ध्यान में रखिएगा। बलबन ने एक पृथक सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को काहुलिया लिखने और घोड़े दागने की नवीन प्रथा आरंभ की थी। इसको भी ध्यान में रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में मोरक्को
का यात्री इब्न बतूता जो है वो भारत आया था। अगला पॉइंट देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग दीवान ए कोही की स्थापना की थी। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर बसाया था। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देख लीजिए। मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु था। तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कुत्ता था। यहाँ से देख लेते हैं। मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू कुत्ता को बनाया गया था। नवपाषाण काल नियोलिथिक युग किसे कहते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इस काल में मानव ने खेती करना प्रारंभ किया था। इस काल में पॉलिशदार पत्थर के औजारों का उपयोग प्रारंभ हुआ था। मेहरगढ़ पाकिस्तान से गेहूं व जौ के साक्ष्य मिलता है। यहाँ से अगला देख लेते हैं पॉइंट। लुहरादेव उत्तर प्रदेश से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ। इसके खोज से पूर्व प्राचीनतम चावल का साक्ष्य वाला स्थान कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश माना जाता था। अगला पॉइंट देख लेते हैं। बुर्ज होम से प्राप्त समाधानों के अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा थी। अगला प्रश्न देख लीजिए। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलियर्स होता है। अगला देख लीजिए पॉइंट। मानव द्वारा सर्वप्रथम अनाज के रूप में जौ का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए। 38 नंबर सवाल दिया गया। मुगल काल का पतन शुरू हुआ था। तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आधुनिक काल से शुरू हुआ था। मुगल काल का पतन आधुनिक काल से शुरू हुआ। भारत में मुगल सत्ता की स्थापना 1526 ईस्वी के पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी को हराकर किया गया। अगला पॉइंट देख लेते हैं। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में है। अगला प्रश्न देख लीजिए। मुगल सत्ता के पतन के कारण दुर्बल एवं अयोग्य उत्तरकालीन मुगल शासक। यहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा मन करे तो। ये पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर या द्वितीय था। 1857 के संग्राम में विद्रोहियों के साथ देने के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा उसे रंगून निर्वासित किया गया जहां 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य का भारत में अंत हो गया। अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ से 39 नंबर सवाल दिया गया। नियोलिथिक का अर्थ क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नवपाषाण काल होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। नियोलिथिक शब्द का प्रयोग जो है वो जॉन लुबाक द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ से दिया गया 40 नंबर सवाल दिया गया। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी क्या थी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राजगृह थी। अगला यहाँ से देख लेते हैं। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज था। मगध राज्य के प्रमुख वंश जो है वो पहला है हर्यक वंश, जिसके संस्थापक जो थे वो बिंबिसार थे। शिशुनाग वंश, जिसके संस्थापक शिशुनाग थे। नंद वंश के संस्थापक महापद नंद थे। मौर्य वंश के संस्थापक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश का कार्यकाल जो है वो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक है। अजातशत्रु ने राजगीर की किलेबंदी करवाई थी। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देख लीजिए। उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था। उदयन ने। अगला प्रश्न देख लीजिए। 41 नंबर सवाल दिया गया। सन 1857 की क्रांति शुरुआत हुई थी। तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन मेरठ से शुरुआत हुई थी। सन 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में तैनात भारतीय सेना ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया एवं अपने अधिकारियों पर गोलियां चलाई और विद्रोह प्रारंभ कर दिया। इस समय मेरठ के सैन्य छावनी का अधिकारी जनरल हैविड था। पटना में 3 जुलाई 1857 को पीर अली खां के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट देख लीजिए अगला प्रश्न। 42 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। 42 नंबर सवाल दिया गया। जलप्रपात का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नदी के द्वारा होता है। जलप्रपात का निर्माण नदी के द्वारा होता है। यहाँ से अगला देख लीजिए। अगला सवाल दिया गया। 43 नंबर प्रश्न दिया गया। पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन पारिस्थितिकी कहलाता है।
परिस्थितिकी को सर्वप्रथम परिभाषित करने और विस्तृत अध्ययन करने का श्रेय जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैक्ल को प्राप्त है। यूजीन ओडम के अनुसार परिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। अगला सवाल देख लीजिए, यहाँ से दिया गया 44 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बांध जो है प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है। अगला सवाल देख लीजिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान में रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम जो है वो सॉल्यूशन द प्लास्टिक पॉल्यूशन है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। 5 अक्टूबर को विश्व परिवेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रमुख दिवस और तिथि दिए गए हैं। विश्व वन्य जीव दिवस जो है वो 3 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम जो है 2023 में पार्टनरशिप ऑफ वेलफील्ड कन्वर्सन है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। विश्व जल दिवस की थीम, विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम जो है 2023 में जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना है। विश्व जल संसाधन दिवस जो है वो 10 अप्रैल को मनाया जाता है और विश्व जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, से हम लोग अगला पॉइंट को कवर कर लेते हैं। विश्व भूगर्भ जल दिवस जो है वो 10 जून को मनाया जाता है और विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, जैविक संसाधन का एक उदाहरण है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वन जो है वो जैविक संसाधन का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से 47 नंबर सवाल दिया गया है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है वह है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 47 नंबर सवाल का डी ऑप्शन, गुजरात है। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटीय रेखा सर्वाधिक लंबी है, करीब करीब 1214 किलोमीटर है। अगला सवाल देख लीजिए, यहाँ से दिया 48 नंबर सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्विकृत संसाधन नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लौह अयस्क। लौह अयस्क पुनर्व्ययकृत संसाधन नहीं है। पुनर्व्ययकृत या नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिसका पुनर्भरण संभव है पुनर्व्ययकृत संसाधन कहलाते हैं, जैसे वन्य प्राणी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। अनवीकृत यानी अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिसका पुनर्भरण संभव नहीं है अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, अयस्क इत्यादि। अगला सवाल देख लीजिए, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? तो राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी के मुख केंद्र को क्रेटर कहते हैं। शंकु के शीर्ष जब विस्फोटक प्रतिक्रिया के द्वारा गर्त या बेसिन रूपी स्थलीकृत का निर्माण होता है तब उसे क्रेटर कहते हैं। क्रेटर के बृहद रूप को ही कोल्डेरा कहा जाता है। अगला सवाल देख लीजिए, यहाँ से दिया गया अगला सवाल, बिंदु जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, भूकंप केंद्र कहलाता है। बिंदु जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है भूकंप केंद्र कहलाता है। यहाँ से अगला पॉइंट देख लेते हैं, दिया गया है भूकंप के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। वह स्थान जहाँ से भूकंप तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप का उद्गम केंद्र या भूकंप मूल फोकस कहते हैं। वह बिंदु जहाँ पर भूकंपीय तरंग सबसे पहले पहुँचती है उसे भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं, जो उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर अर्थात 90 डिग्री के कोण पर स्थित होती है। अगला देख लेते हैं, पृथ्वी की सतह पर भूकंप के समान तीव्रता वाले बिंदु को मिलाने वाली रेखा को समभूकंपी रेखा कहते हैं। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, अतः रेडॉन गैस की मात्रा वृद्धि ठोस क्षेत्र विशेष में भूकंप आने का संकेत होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भूकंप का अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं या भ्रंश फॉल्ट कहते हैं? अगला देख लीजिए, यहाँ से भूकंप को जो मापने वाला यंत्र है वो सिस्मोग्राफ है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन नदी की निक्षेपण क्रिया के द्वारा बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन,
डेल्टा जो है वो निक्षेपण क्रिया के अंतर्गत बनता है। अगला सवाल देख लीजिए, यहाँ से दिया गया है 52 नंबर सवाल दिया गया है, भूकंप से संबंधित अध्ययन है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सिस्मोलॉजी है वो भूकंप का अध्ययन कहलाता है। भूकंप भूपटल की कंपन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के लचीलापन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षीणक अवस्था होने पर उत्पन्न होते हैं। भूकंपीय तरंगों, सामान्यतः भूकंपीय तरंगों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, भूगर्भिक पी तरंगे तथा एस तरंगे, और दो नंबर दिया गया है धरातलीय तरंगे एल तरंगे। पी तरंगे इसे प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। ये बिहार पुलिस एग्जाम का क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ था। पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पी तरंगों का अनुभव होता है। ये ध्वनि तरंगे के समान अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ये तरंगे ठोस, तरल, गैस तीनों माध्यमों में गमन कर सकती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसको नोट बनाकर लिख लीजिए। अब भूकंप की तीव्रता जो है वो रिएक्टर स्केल नामक पैमाने से मापी जाती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 53 नंबर सवाल दिया गया है, जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में के मुख्यतः संरक्षण में है वह है। राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, हाथी है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से दिया गया है, शहर जो भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है वह है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मुंबई है। भारत का मैनचेस्टर जो कॉटन पॉलिश के नाम से मुंबई को जाना जाता है। भारत का मैनचेस्टर जो है वो अहमदाबाद को, और भारत का बोस्टन जो है अहमदाबाद को, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है कोयम्बटूर को, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है वो कानपुर को कहा जाता है। अगला सवाल देख लीजिए, यहाँ से दिया गया है अगला प्रश्न 55 नंबर सवाल दिया गया, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कल्पना चावला थी। कल्पना चावला वर्ष 2003 में कोलंबिया स्पेस शटल से अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय प्रथम महिला थी। अगला सवाल देख लीजिए, अगला प्रश्न देख लीजिए, 56 नंबर सवाल दिया गया, भारतीय खिलाड़ी जिसे हाल ही में सन 2012 में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया वह है। तो राइट आंसर देगा बी ऑप्शन, सचिन तेंदुलकर। अगला सवाल देख लीजिए, दिया गया विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है ये BBI पॉइंट है 1 जनवरी 1995 को हुआ था। अगला पॉइंट देख लेते हैं, मराकेश समझौता पर अप्रैल 1994 में गैट सदस्य राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। WTO की सबसे बड़ी निर्णायक संस्था सदस्य देशों के मंत्रियों का सम्मेलन है जिसकी बैठक प्रत्येक 2 वर्ष पर होती है। WTO के प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन सिंगापुर में दिसंबर 1996 में हुई थी। WTO में यानी विश्व व्यापार संगठन में 164 देश सदस्य हैं। अंतिम सदस्य के रूप में अफगानिस्तान इसका 2016 में सदस्य बना है। WTO का पहला महानिदेशक जो है वो पीटर सदरलैंड ब्राज़ील के थे। WTO की वर्तमान महानिदेशक नागोजी ओकांजो इवेला नाइजीरिया के हैं। 13 WTO की मंत्रिपरिषद सम्मेलन 2024 में दुबई में होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, मनुष्य ने सर्वप्रथम चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष पैर रखा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1969 ईस्वी में पैर रखा। अपोलो 11 अमेरिका अंतरिक्ष यान था जिसने मानव की पहली बार चंद्रमा पर उतारा था। चंद्रमा पर पैर रखने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, उनके साथ जाने वाले व्यक्ति बज एल्ड्रिन तथा माइकल कॉलिस थे। चंद्रमा की सतह पर उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 28 घंटे में पूरी करता है। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, दिया गया चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 भाग होता है। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चला है कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितना पृथ्वी यानी 460 वर्ष करोड़ पुराना है। इन चट्टानों में टाइटेनियम की अधिक मात्रा मिली है।
नोट, इसरो द्वारा चंद्रयान 3 मिशन, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 मिशन LVM-3 प्रेक्षण यान के माध्यम से दिनांक 14 जुलाई 2030 को श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च किया गया। रहमतुल्लाह कप किस खेल से जुड़ा है? तो राइट आंसर रहमतुल्लाह कप जो है वो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बैडमिंटन से जुड़ा है। चड्डा कप जो है राष्ट्रीय महिला टीम से जुड़ा है। अगला प्रश्न देख लीजिए, हम लोग 60 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। लंदन ओलंपिक 2012 में भारत द्वारा मेडल जीता गया। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 6 मेडल जीता गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, इनमें से कौन सा घरेलू अपशिष्ट जैव अनिम्नीकरणीय रही है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कागज जो है वो जैव अपशिष्ट अनिम्नीकरणीय नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा हिरोशिमा जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय यूरेनियम 235 नामक परमाणु बम गिराया गया था तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैटमैन नामक प्लूटोनियम 239 परमाणु बम गिराया गया था। इन दोनों शहरों में हिरोशिमा शहर सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचा। हिरोशिमा शहर को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचा। परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। परमाणु बम का विकास जे रॉबर्ट ओपनहीमर के निर्देशन में अमेरिका के द मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत हुआ है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पॉइंट देख लेते हैं। परमाणु बम को बनाने के लिए यूरेनियम 235 तथा प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, अंडा देने वाला स्तनधारी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, एकिडना जो है वो अंडा देने वाला स्तनधारी है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 64 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। गाय का दूध होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कम वसा युक्त होता है। गाय का दूध कम वसा युक्त होता है। दूध में प्रोटीन, कैल्शियम और राइबोफ्लेविन होता है। इसके अतिरिक्त इसमें विटामिन ए, डी, के और ई होते हैं। दूध में कैसीन नामक प्रोटीन होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहे जाते हैं जिनकी शरीर की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। अगला देख लेते हैं पॉइंट। अगला पॉइंट दिया गया विटामिन, खनिज लवण एवं कुछ कार्बनिक अम्ल तथा यथा एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहे जाते हैं जिनकी शरीर में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, उल्लू की आँख में पाई जाती है केवल। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, शलाका कोशिकाएं जो है वो उल्लू की आँख में पाई जाती है। उल्लू जो है वो दिन में बहुत कम देखता है, रात में सबसे ज़्यादा देखता है। उसको रात्रिचर पक्षी के रूप में भी जाना जाता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, वास्तविक कमा उल्टा होता है मनुष्य के आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस पदार्थ के परिवहन के लिए पौधों को ऊर्जा चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सुक्रोज के परिवहन के लिए। सुक्रोज के परिवहन के लिए पौधों को ऊर्जा चाहिए एटीपी। एटीपी का पूर्ण रूप जो होता है वो एटिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। अणुओं से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग फ्लोएम उत्तक द्वारा पत्तियों में बने भोजन सुक्रोज के परिवहन के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, पौधों में भोजन तथा जल एवं खनिज लवणों का वहन क्रमशः फ्लोएम तथा जाइलम उत्तकों के द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट जो है वो यहाँ से देख लेते हैं 67 नंबर सवाल, एडिटिव भोजन में होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एडिटिव भोजन में रोगनाशक एवं खनिज दोनों होते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए 68 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। दिया गया फफूंदी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 68 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा फफूंदी जो है वो परजीवी होता है, यानी मृतजीवी, परजीवी और मृतजीवी दोनों होता है। यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सैप्रोफिटिक दोनों, परजीवी एवं सैप्रोफिटिक यानी मृतजीवी दोनों। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला सवाल देख लेते हैं। शैवाल जल पक्षी बड़ी मछली और छोटी मछली से बनी आहार श्रृंखला में डीडीटी का सांद्रण किस जीव में सबसे अधिक होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा जल पक्षी में होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। दिया गया 70 नंबर प्रश्न, वेलोमेन कोशिकाओं की उपस्थिति लाक्षणिक होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एपीफाइट्स में होती है।
वेलामेन कोशिकाओं की उपस्थिति लाक्षणिक एपिफाइट्स में होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए 71 नंबर सवाल देख लेते हैं। किसी 100 ओम वाले प्रतिरोध से 2.2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन 220 वोल्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप लोग कर लीजिएगा। अगला सवाल देख लीजिए। एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का चिन्ह होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ऋणात्मक होता है और उत्तल लेंस के लिए धनात्मक होगा। इसका जो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी चिन्ह ऋणात्मक होगा। पारदर्शी वक्र सतह जिसका उपयोग प्रकाश को परिवर्तित करने और उसके समान रखी वस्तु की छवि बनाने के लिए किया जाता है, लेंस कहलाती है। अवतल लेंस यह एक अपसारी लेंस है जो प्रकाश के समानांतर बीम को अपसारित यानी फैलाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अवतल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी, सीधा और छोटा होता है। लेंस समीकरण जो लेंस की फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु की दूरी के बीच संबंध देता है वह है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, जहाँ f जो है वो फोकस दूरी, u जो है वो वस्तु की दूरी और v जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है। नोट देख लेते हैं। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक ली जाती है। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। 73 नंबर सवाल दिया गया है। एक वस्तु की ऊंचाई h से मुक्त रूप से गिर रही है, उसके लिए किसी बिंदु पर गतिज ऊर्जा का न्यूनतम होगा। इसका जो फिगर दिया गया है उसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ से दिया गया गतिज ऊर्जा का सूत्र जो होता है इसको भी ध्यान में रखिएगा, हो जाएगा 1/2 mv² होता है। ये एग्जाम में पूछ सकता है प्रश्न। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु को उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र जो होता है E के बराबर m/g/h होता है, m/g/h होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी का मान, बड़ा जी का मान होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जी का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। अगला देख लेते हैं। दिया गया गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? तो किसी दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। यह पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गणितीय रूप से इसका दर्शाया जाता है F बराबर g/m/r² होता है, जहाँ A बराबर गुरुत्वाकर्षण बल, g बराबर गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक और m बराबर पहले पिंड का द्रव्यमान। बड़ा जी का मान जो होता है वो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। छोटा जी गुरुत्व जनित त्वरण का मान जो होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये प्रश्न जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। जी का मान, छोटा जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है और ध्रुवों पर जी का मान जो है वो अधिकतम होता है। जी का मान पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर कम तथा घूर्णन गति घटने पर बढ़ जाता है। जी का मान पृथ्वी के सतह से ऊंचाइयों या गहराइयों के साथ घट जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। रेखांकित वस्तु का परिणामी बल कितना होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 0 न्यूटन होगा। यहाँ से हम लोग अगला प्रश्न को कवर कर लेते हैं। अगला सवाल दिया गया 76 नंबर प्रश्न। एक व्यक्ति विभिन्न रंगों में अंतर नहीं कर पाता, इस व्यक्ति में निम्नलिखित में से भाग की समस्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कोन्स की समस्या है। अगला प्रश्न देख लीजिए। वर्णांधता एक अनुवांशिक रोग। एक व्यक्ति विभिन्न रंगों में अंतर नहीं कर पाता क्योंकि इस व्यक्ति में कोन्स की समस्या है। वर्णांधता एक अनुवांशिक बीमारी है। इससे पीड़ित कोई व्यक्ति सामान्य तरीके से रंगों को देखने या और भेद करने नहीं कर सकता है। समस्या आमतौर पर लाल और हरे रंग के मामले में होती है। यह असानुक्रम के कारण होता है। जन्म से ही वर्णांधता हो सकती है और जीवन में भी हो सकती है। शलाका छड़ और कोन्स शंकु नामक रेटिना में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कोन्स द्वारा रंग का पता चलता है। कोन्स कोशिकाओं में यह एक या अधिक रंगों की अनुपस्थिति से वर्णांधता हो सकती है। शलाका कोशिकाएं प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट प्रश्न जो है 77 नंबर सवाल।
निम्नलिखित में से कौन सा तारामंडल अप्रैल महीने में आकाश में उत्तरी भाग में दिखाई देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बृहद समर्पित तारामंडल। अगला प्रश्न देख लीजिए, 78 नंबर सवाल दिया गया है, तो इसका जो ये न्यूमेरिकल है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1 और 4 जो है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से दिया गया है 79 नंबर सवाल, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ये भी न्यूमेरिकल ही है, राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, 80 नंबर सवाल दिया गया है, जब किसी ऊर्ध्वाधर वस्तु ऊपर फेंका जाता है तो उसका उच्चतम बिंदु पर वेग का मान होगा? तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से दिया गया है 81 नंबर प्रश्न, खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि? तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, जिस कारण जो है खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर जिंक की परत ना चढ़ाकर टीन की परत चढ़ाया जाता है। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि जस्ता अधिक अभिक्रियाशील होता है और इसलिए हम यह भोजन में अम्ल या क्षार जैसे यौगिकों के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है। इससे यह भोजन का उपभोग के लिए अयोग्य या यहाँ तक जहरीला बना सकता है। यह सदलेपन किसे कहते हैं? तो यह एक धात्विक कर्मिक प्रक्रम है जिसमें इस्पात या लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसमें कणों का आकार अधिरोही क्रम में है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, वास्तविक विलयन लेस देन कोलाइडी विलयन लेस देन निलंबन। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से दिया गया है यहाँ से हम लोग 83 नंबर सवाल देख लेते हैं। प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित का बहुलक है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आइसोप्रीन का बहुलक होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 80 नंबर सवाल देख लेते हैं, Cr3+ तथा SO4 2- का यौगिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, Cr2SO4 थ्राइस। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, नाभिकीय ऊर्जा गृहों में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा डी ऑप्शन, नाभिकीय ऊर्जा गृहों में संवर्धित यूरेनियम 235 ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा गृहों में ऊर्जा की प्राप्ति नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से होती है। भारी जल D2O या ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। कैडमियम या बोरॉन की छड़ों का उपयोग नियंत्रक के रूप में होता है। परमाणु नाभिकीय रिएक्टर एनरिको फर्मी के निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय में 1942 में बनाया गया। भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा, जिसका शुभारंभ 1956 में किया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, कार्बन 614 में न्यूट्रॉनों की संख्या है? तो 14 में से 6 घटा दीजिए, तो राइट जो आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, दिया गया है 87 नंबर सवाल, जब तनु HCl को लौह चूर्ण में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसका देख लीजिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, दिया गया है 88 नंबर सवाल, सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हाइड्रोजन होता है। सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन हाइड्रोजन है। सूर्य तथा ब्रह्मांड के अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत वहां पर होने वाले नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? तो जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो यह अभिक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। सूर्य में हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम नाभिक H12 तथा एक ट्राइटियम H13 संयुक्त होकर हीलियम नाभिक He24 बनाते हैं तथा एक न्यूट्रॉन 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा विमुक्त करते हैं। हाइड्रोजन व नाभिकीय विखंडन के संलयन के सिद्धांत पर आधारित होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, सूर्य के बाहरी सतह का तापमान जो है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है, जिसका ताप इतना होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा का स्रोत नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मृदा जो है वो जैव मात्रा का स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 90 नंबर सवाल। 90 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सब विशेषता बताता है वह है? राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अणु कहलाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 91 नंबर सवाल। 91 नंबर प्रश्न दिया गया है, किसी आवृत्ति बारंबारता श्रेणी की माध्यिका को
आलेखीय विधि से निकालने की सहायता ली जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, त्वरण की सहायता ली जाती है। अगला प्रश्न देख लीजिए 92 नंबर सवाल जो है वो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैथ का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 25/49 जो है वो एक परमीय संख्या है। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ से 93 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा मिला लीजिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 169 परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय होगा, अवश्य होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कथन ए जो है वो सत्य है। अगला सवाल देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 95 का हो जाएगा सी ऑप्शन, m क्रॉस n हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, -5 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 97 नंबर सवाल, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 2-1 हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए यहाँ से 99 नंबर सवाल, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 90 डिग्री हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए और ये लास्ट सवाल होगा इस सेशन का, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 2 वर्ष हो जाएगा। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 100 प्रश्नों को कवर किए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस एग्जाम 2023 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन को जल्द लेकर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PDF का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं।